साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे, हमने देखा कि पिछले एलयू कंपोजिशन में गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो पिवट्स एलिमेंट है उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आगे करेंगे और बताएंगे कि जो मैट्रिक्स हैं उनमें अगर पिवट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स डोमिनेट करें तो उस टाइप की मैट्रिसेस को हम कैसे डील करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू डायगोनल डोमिनेंट और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। तो जैसे हमने पिछली उसमें भी क्लासेस में किया कि हमने देखा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स जो है, अगर हमें देखना है कि एलयू डिकम्पोजिशन कन्वर्ज कर रही है तो उसमें उसके लिए हमने देखा था कि हम पीवियट्स एलिमेंट जो हैं उन पीवियट्स एलिमेंट्स को हम रखते हैं कि वो एज कंपेयर टू जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उस कॉलम में उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो प्रोसेस हो रहा है तो हमें पार्शियल पिवटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज हमें पार्शियल पिवटिंग की जरूरत पड़ती है और फिर हम उसको एलयू डिकम्पोजिशन या गॉस एलिमिनेशन लगाते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ मैट्रिसेस होती हैं, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। अब जैसे नाम ही है कि डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। पर अब देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो रो के हिसाब से भी डोमिनेट कर सकते हैं और कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अब ये जो डेफिनेशन है दैट अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम कहें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है तो ए आई आई मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनका जो सम है, वो डायगोनल एलिमेंट का जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू उस रो के अंदर सारे एलिमेंट्स अगर हम डायगोनल को छोड़ दें उनका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें और समेशन लें तो उससे बड़ी होगी या इक्वल होगी, तब हम कहेंगे कि जो हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल डोमिनेंट है। ठीक है ना, तो ये इस केस में जो है ये पूरा का पूरा सम आ गया हमारे पास ये। तो इस सम को हम यूज करेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल डोमिनेंट है। अब ये इनइक्वालिटी जो है हमारी, अगर मैं इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बना दूं तो उस केस में क्या होगा कि एक मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट इफ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो उस केस में क्या हुआ है, उस केस में देखिए हमारे पास जो ये है ये आ गया है, चीज वही है सेम। ओनली थिंग इज दैट कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हम अगर हम देखें तो जो इनइक्वालिटी है बस वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास ये आ गया, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट। तो जैसे एग्जांपल है ये, अब इस एग्जांपल को अगर हम करना चाहें तो एग्जांपल को करने के लिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया एक, इसमें अब देखते हैं। तो अब हमें इसको चेक करना है। सपोज ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखिए, अब हमारा जो पहला डायगोनल एलिमेंट है वो ये है। तो मैंने देखा कि जो 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 + 0, तो 1, वो तो है ही, 4 इज ग्रेटर देन 1। दूसरा हमने देखा ये डायगोनल एलिमेंट है तो 6, तो दूसरे जो बच गए हमारे पास वो -2 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई ये 3 आ गई और जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो 6 है, तो इससे बड़ा हुआ है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट ले लिया मैंने। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो -1 + 0, तो ग्रेटर देन 5 जो है उससे बड़ा आ गया। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है, अब देखो ये तो स्ट्रिक्टली है बिल्कुल, अगर इसमें देखा जाए तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि ये स्ट्रिक्ट जो इनइक्वालिटीज है ये वाली इसको फॉलो कर रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है।
ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स के ऊपर एलयू डिकम्पोजिशन लगाएं, गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो हमें कोई पार्शियल प्रोबेटिंग करने की जरूरत नहीं है और जो हमारा सोल्यूशन है वो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पिवट्स हैं वो ऑटोमेटिकली काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें अगर हमने देखा तो ये जो डायगोनल डोमिनेंट हमने इसमें बात की है, तो इस केस में अगर आप देखें तो हमने रोज का लिया है। ठीक है ना, तो हम इस केस में जो है देख रहे हैं कि रोज के कंपैरिजन में हम डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो बड़े होने चाहिए। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, रोज ना लेके हम लेते हैं कॉलम डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो कॉलम डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या हुई, डेफिनेशन वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, या तो डायगोनली डोमिनेंट होगी या फिर कॉलम डायगोनल डोमिनेंट है। तो अगर कॉलम डायगोनल डोमिनेंट है, इसका मतलब जो हम इनइक्वालिटीज ले रहे हैं ये वाली, ये आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम। देखो इसमें क्या हो रहा है, जे मूव कर रहा है फॉर द आई। तो अगर हमारा पहले लिया जाए तो ये A11 अगर सपोज मैं ऐसे लेता हूँ, तो हमने बताया इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A। ठीक है, 1 1 तो है नहीं, तो 2 1 A 3 1 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और सेम कि अगर वो जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये जो डायगोनल डोमिनेंट है वो स्ट्रिक्टली कॉलम डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम करते हैं फॉलो फॉर द पार्शियल प्रोबेटिंग। ये लिखा हुआ है हमने कि पार्शियल प्रोबेटिंग में ये काम किया जाता है। पर अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल डोमिनेंट भी होगी, उससे भी हमारे पास काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल। अब ये सेम एग्जाम्पल था, अब हम देखते हैं कि भैया ये जो है ये कॉलम डायगोनल डोमिनेंट है कि नहीं है। तो सेम वे हम उसको करेंगे। तो ये है हमारा, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, वो तो है हमारे पास। 6 इज ग्रेटर देन 1 + 1 2, यस। 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये कॉलम डायगोनल डोमिनेंट है। तो ये मैट्रिक्स जो है कॉलम डायगोनल डोमिनेंट है। तो और इस केस में हमें गॉस एलिमिनेशन लगाएंगे तो पार्शियल प्रोबेटिंग करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। आगे जाके हम इसको काफ़ी यूज़ करेंगे, जो हमारे इटरेटिव मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो उस इटरेटिव मेथड्स में अगर कन्वर्जेंस आती है तो उसके लिए ये डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स की, ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स होगी वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगी। तो इसके लिए जो हमारा केस आ गया ना वो स्ट्रिक्ट के लिए आ गया, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें मैं लेता हूँ एलिमेंट ले लिया मैंने 5, ठीक है, 2 1 ये ले लिया मैंने, उसके बाद 3 5 -1 ले लिया, उसके बाद सपोज मैंने ये ले लिया 0 0 0। तो अब क्या हो रहा है इसमें, 5 जो है पहला एलिमेंट जो है वो तो फॉलो कर रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 2 + 1। दूसरे में भी हो रहा है 5 इज ग्रेटर देन 3 + 1, क्योंकि -1 तो आ रहा है। बट तीसरे वाले में क्या हो रहा है, 0 एलिमेंट इज इक्वल टू 0 + 0। तो हमारी इनइक्वालिटी तो फॉलो हो रही है ना, कि हमारी इनइक्वालिटी थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ डायगोनल डोमिनेंट की बात करें, तो उस केस में देखो ये फॉलो कर रहा है और हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है बट ये डायगोनल डोमिनेंट है। तो इसके लिए हमारे पास जो
डायगोनल डोमिनेंसी की बात करेंगे वो स्टिकली के लिए करेंगे। तो स्टिकली में ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, देखिए। तो अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स जो है हम कह नहीं सकते कि वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगी हमेशा। तो अगर स्टिकली डायगोनल डोमिनेंट है तो जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये लेवी डेस्प्लांक थ्योरम से डिस्कस की जाती है, बताया जाता है। ओके, तो इससे ये फायदा हो गया हमें कि हमें अगर बड़ी मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास 10 बाय 10 मैट्रिक्स है या बड़ी मैट्रिक्स है कोई, तो उसका सिंगुलैरिटी चेक करना या नॉन सिंगुलैरिटी चेक करने में हमें बहुत सारे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना जो है वो काफ़ी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमने देख लिया कि जो मैट्रिक्स है हमारी स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है, तो उसके बाद तो हम इजीली कह देंगे कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये फायदा हो गया इससे। दूसरा है इफ सिमेट्रिक, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है देन पॉजिटिव डेफिनेट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया यूज जो है वो यहाँ पर है कि इटरेटिव मेथड जो है जैकोबी, गॉस सीडल, ये कन्वर्ज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल डोमिनेंस जो है वो हमारे, हम कह सकते हैं कि एक तरह की जो सफिशिएंट कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए, वो है फॉर जैकोबी और गॉस सीडल मेथड, जो हम आगे जाके करेंगे। और डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है, अगर स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये इंश्योर कर देती है कि न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इन द कंप्यूटेशन। तो इससे क्या होता है कि न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो हम इस तरीके से हम सारी जो मैट्रिसेस हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो, क्योंकि डायगोनल डोमिनेंट चेक करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू डिटर्मिनेंट निकालना। इवन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि 1 4 3 2 1 0 4 2 2 1 एंड देन मैं लेता हूँ 3 5 0 1 2 4 1 3 2 1 4 बाय, और एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ 0 2 3 0 2, ये ले ली मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि ये मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है कि काफ़ी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, पर अगर हम ये यहाँ से देख लें कि ये डायगोनल स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है तो हम इजीली इसको बता सकते हैं। तो पहले वाले में देखिए 1 है, तो 1 जो है 4 3 2 से छोटा है, तो ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि मैट्रिक्स जो है डायगोनल डोमिनेंट मतलब ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर कितना है, 4 + 3 7 9 10, तो यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 6 कर दिया। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर देखो कितना 5 है, तो यहाँ 6 कर देता हूँ। यहाँ पर कितना है 5 + 3 8 9 9 + 2 11, तो मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। 4 + 1 5 + 3 8 + 9, तो यहाँ 10 कर देता हूँ, और ये 5 है तो यहाँ पर सपोज मैं 6 कर देता हूँ। अब ये जो मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ये मैट्रिक्स मैंने डायगोनल डोमिनेंट स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, तो अब हम वेरी इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट जो कंडीशन थी वो फॉलो करती है। तो यहाँ से हम वेरी इजी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए होगी इसमें, इस केस में वो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं। तो इससे मतलब इस जो प्रॉपर्टी है इससे काफ़ी फायदा हो जाता है हमें। और उसके बाद हम
इस अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो हमें पता है कि उसके साथ डील करने में जो हमारा सोल्यूशन है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो चीज आ गई वो आ गया पॉजिटिव डेफिनेट। अभी तक हमने कहा था कि डायगोनल डोमिनेट मैट्रिक्स, अब हमारे पास आ गई एक चीज, नया वर्ड पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से रिलेटेड कुछ है, और डेफिनेट वो देखना है कि डेफिनेट का क्या मतलब है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट या फिर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट, तो उधर इनइक्वालिटीज पे सब डिपेंड करता है। अब इफ ये जो क्वांटिटी है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेफिनेट, और अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स इन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी अगर है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्ट्रिक्टली डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो अगर ऐसा है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। या फिर लीडिंग माइनर प्रिंसिपल माइनर्स हैव द पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं, प्रिंसिपल माइनर जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल माइनर क्या है, फर्स्ट ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट माइनर ये है 1/1 मैट्रिक्स। अब ये 2/2 मैट्रिक्स, तो ये हमारे प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल माइनर जो इनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो माइनर्स होते हैं। तो ये सब मैट्रिक्स हैं, तो अगर इनका हमें डिटर्मिनेंट पॉजिटिव मिल जाए सारे, तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। जैसे इसी केस में ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको मैंने A1 मान लिया, ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 2/2 मैट्रिक्स जो है प्रिंसिपल माइनर वो है 4, ठीक है, -1 3। तो इस केस में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। ओके, और पॉजिटिव डेफिनेट है, और इस केस में अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो वेरी इजीली हमें पता चल जाएगा कि जो मैट्रिक्स है इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर देखा जाए तो जो मैट्रिक्स ए है हमारी वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है हमारी, A is strictly positive definite if and only if all its leading principal minors have positive determinants। ठीक है, तो सारे के सारे प्रिंसिपल जो माइनस हैं उनके डिटर्मिनेंट निकालने लग जाएंगे अब हम। तो 1/1 2/2 3/3 ऐसे। अगर बीच में कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है दैट इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर अब इसका ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट है या पॉजिटिव डेफिनेट है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास, तो हमने किया था, तो यहां से हमारा अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है वहां पर उसका क्या मतलब है, इस जो ये फैक्टर है लेफ्ट साइड में इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा वो करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि भाई एक जो हम लिखते आ रहे थे जब हम आइगन वैल्यूज, क्योंकि आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है ये, तो अगर हमें देखा जाए तो हम आइगन वैल्यू जब निकालते थे तो हम ऐसे निकालते थे, कोई मैट्रिक्स है ए n क्रॉस n, x जो है एक वेक्टर है उसको हम कहते थे लैम्डा x। ठीक है ना, तो अगर वो इस चीज को फॉलो करता है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो हम क्या कहते थे यहाँ से कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है a की, और x जो है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको
x कोई वेक्टर है और हमें पता है कि x जो है वो नॉन जीरो है। तो अगर नॉन जीरो है तो x एक वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब कॉलम वेक्टर, उसको मैं उसके ट्रांसपोज लेता हूँ और दोनों साइड जो है उससे प्री मल्टीप्लाई, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये ऐसे कर दिया मैंने। यहां से देखो अब क्या हो रहा है कि कोई वेक्टर है उसका ट्रांसपोज, अगर हमारे पास कॉलम वेक्टर था तो उसका ट्रांसपोज तो रो वेक्टर होगा। तो कोई वेक्टर है सपोज x1 x2 xn, ये वेक्टर है, उसका ट्रांसपोज रो बन गया। और दूसरा वेक्टर ये था अपने आप में x1 x2 xn। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी और ये रो मैट्रिक्स होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास देखा जाए तो। और ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, और देखा जाए तो ये हमारे पास जो नॉर्म होता है x का उसका स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और नॉन जीरो भी रहेगी, क्योंकि x तो नॉन जीरो है तो उसका जो नॉर्म होता है वो जीरो नहीं हो सकता, वो भी नॉन जीरो रहेगा। तो हम लैम्डा से इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x ट्रांसपोज x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यहां से हमें पता चल गया। अब अगर मैं कहूं कि लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा जो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की ए की, अगर मैं कहूं कि वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं कहूं लैम्डा जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो मतलब अगर हमें मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पे ध्यान देना है तो हमें इसके साइन पे ध्यान देना होगा कि इसका जो साइन है x ट्रांसपोज ए एक्स, इसका साइन क्या है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसको अगर हमें इससे पता चल जाए कि हमारा जो साइन क्या है तो वहां से हम इजीली बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसीलिए जो ये क्वांटिटी है ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो हम मतलब अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ एक, ये हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अब अगर हमें देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का मुझे ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द x ट्रांसपोज ए एक्स, ये चेक करना सपोज मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये 2x2 है तो एक हमारे पास x1 x2 दो डायमेंशन का एक वो आ गया हमारे पास कॉलम वेक्टर, यहाँ आ गया 2 -1 -1 2, ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ गया x1 x2, ये वेक्टर आ गया। अब क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, ये है देखो 1 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 1। तो वेरी इजीली कंपैटिबिलिटी है, हम वेरी इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई x1 x2। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या आएगा, तो ये आएगा 2x1, ठीक है ना, माइनस x2, और यहां से आएगा ये -x1 + 2x2, ये आ गया। तो ये हमारे पास 1 क्रॉस 2 आ गई और ये 2 क्रॉस 1 आ गया। अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x1 - x2 को हम x1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x2, और इसको हमने लिखा -x1 + 2x2। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x1 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 2x2 स्क्वायर, यहां से आ गया। अब यहाँ पर -x1 x2 है और यहाँ पर भी -x1 x2 है, तो यहाँ -2x1 x2, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई इन, इसको हम कहते हैं कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है ये x1 और x2 वेरिएबल में। इसको x1 को हम x और x2 को y भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से सेकंड ऑर्डर की जो है पॉलिनोमियल आ गई हमारे इन वेरिएबल x1 और x2। तो ये एक पॉलिनोमियल टाइप आ गया हमारे पास। तो अगर इसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव डेफिनेट रहेगा, इसका मतलब सारी आइगन वैल्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। और अगर बीच में कहीं नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। अगर ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा तो इसी चीज को हम कन्वर्ट करके एक दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं, वो है नेगेटिव डेफिनेट। तो नेगेटिव डेफिनेट का मतलब क्या है कि सारी आइगन वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है इसकी, ठीक है ना। तो इस क्वांटिटीज को हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे सारी चीजों को। तो उसमें क्या होगा कि जो अगर हमें नेगेटिव डेफिनेट देखना है तो नेगेटिव डेफिनेट में क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है ये जो है ये नेगेटिव डेफिनेशन जो है उसमें वो लेस देन हो जाएगी फॉर नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है ना। तो नेगेटिव डेफिनेट में ये जो चीज है, बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें कि पॉजिटिव डेफिनेट में तो चलो ठीक है, बहुत इजीली हम सारे पॉजिटिव होते जाएंगे, बट नेगेटिव डेफिनेट में ऐसा नहीं है, उसमें इंटरचेंज होते रहते हैं। नेगेटिव डेफिनेट में जो होगा पहला लेस देन होगा, दूसरा ग्रेटर देन होगा, फिर तीसरा लेस देन होगा, फिर चौथा ग्रेटर देन होगा, ऐसे चलता जाएगा अल्टरनेटिवली डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एन है वो क्या है। अगर एन ओड है तो प्लस नेगेटिव ऐसे चलेगा। अगर इवन है तो लास्ट में पॉजिटिव चलेगा। तो उस केस में हमारे पास जो है नेगेटिव डेफिनेट बन जाएगी। ठीक है ना। तो जो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया है वो कहता है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स। तो अब इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो अब देखना है कि ए मैट्रिक्स क्या है। अगर देखा जाए तो ए जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डायगोनल डोमिनेंट है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा यहाँ पर नहीं है तो स्ट्रिक्टली नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पॉजिटिव जो है डायगोनल डोमिनेंट तो है पर स्ट्रिक्टली नहीं है बिकॉज ऑफ दिस जो बीच वाला आ रहा है ना सेकंड रो, उसकी वजह से। तो अब हमें क्या करना है कि इसको चेक करने के लिए हमें इसके प्रिंसिपल माइनस का वो देखना पड़ेगा। तो पहला देखिए अब क्या है, ये तो पहला मैंने लिया A1, उसका डिटर्मिनेंट तो 2 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, सेकंड एलिमेंट इज दिस वन, तो A2 वो आएगा 2 -1 -1 2, तो 4 -1 3, तो ये भी आ गया। अब हमारे पास A3 इसका डिटर्मिनेंट, तो वो तो पूरा A आ गया, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है 2, तो 4 -1 3 +1, इसमें मैं ऐसे ले रहा हूँ फर्स्ट रो से ले रहा हूँ, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस और ये चला गया, तो ये आएगा -2 और 0, तो -2, ठीक है, और 0 है। तो यहां से हमारे पास आ गया 6 -2 4। तो आप देखिए कि जो सारे डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव आ गए। तो अगर पॉजिटिव आ गए तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ए है इज
पॉजिटिव डेफिनेट, एंड इस केस में ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट, क्योंकि सारी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, इक्वल टू जीरो तो है ही नहीं कोई। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर इसी में मैं चेंज कर देता और सपोज मैं क्या करता, जो लास्ट की कॉलम रो है उसमें जीरो जीरो कर देता, अगर मैं यही क्वेश्चन है इसको मैं चेंज कर दूं हल्का सा, ठीक है, और हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाए 2 -1 0 -1 2 -1 0 0 0। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, A1 जो है पॉजिटिव है, ठीक है, A2 भी पॉजिटिव है, ठीक है, A3 जो आएगा इस केस में वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट है, नो प्रॉब्लम। इसकी सारी आइगन वैल्यू जो है वो जीरो या ग्रेटर देन जीरो होंगी इस केस में। तो हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, जो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हमें पता होता है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जीरो जरूर होती है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब कोई ना कोई आइगन वैल्यू जरूर जो है वो एक ना एक आइगन वैल्यू जीरो होगी हमेशा। ऐसे हम ये बी वाला देख सकते हैं। अब बी में क्या हो रहा है ऐसे ही, तो हमने बी में फर्स्ट लिया एलिमेंट वो है 4, ठीक है, B2 देखा तो B2 है ये वाला, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 12 -1 11, ठीक है, और B3 जो है वो देखा हमने तो ये कितना आ रहा है 4, तो 15 -1 5 -0 5 +2 12 -1 11, ये आ गया, कितना हो गया 60 -5 +22, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स बी है दैट इज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट, नॉट डायगोनल डोमिनेंट, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम पॉजिटिव डेफिनेट की तो बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रहे हैं, पर जो हमारी जो मैट्रिक्स हैं वो हम ऐसा क्यों ले रहे हैं कि वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ए है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक जो है यहाँ पर वो ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है कि हमारे पास हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लगाया है वो ये लगाया है कि हमें पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, एक प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑलवेज हैव रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है। तो अगर रियल होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि सारी जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसमें तो ऑर्डरिंग होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो उससे हम श्योर हो जाते हैं कि सारी आइगन वैल्यू जो होंगी इसकी रियल होंगी, और ये जो क्राइटेरिया हैं सब ये रियल आइगन वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, ये मतलब जो वैल्यूज हैं उसी के लिए है। ऐसे हम जो है कोई एग्जांपल अगर हम चाहें तो हम नेगेटिव डेफिनेट का भी कर सकते हैं। नेगेटिव डेफिनेट जो है, मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें चेक करते हैं कि नेगेटिव डेफिनेट का क्या मतलब हुआ इस केस में। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है ये,
मैं वहां पर ले रहा हूँ -2 -3 -1, ठीक है। और उसके बाद मैंने ले लिया उसको सपोज 1 1 0 0 1 1, ये ले लिया सपोज मैंने ऐसे ही जस्ट ले लिया। वैसे तो मैं डायगोनल, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स ले सकता हूँ मैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया मैंने। तो इस केस में मैंने देखा मैट्रिक्स ए, तो अब उसको चेक करते हैं चलो कि ये क्या मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, पहली मैट्रिक्स लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर लिया ये, और -2 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा लिया, वो ये है, तो कितना आएगा 3 × 6 - 1, 5 आ गया ये। तो जैसे ये 5 आ गया, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, A3 पे जाएंगे। अब A3 आया हमारे पास, तो अब इसका पूरे का हम डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो कितना आ गया -2, तो ये कितना आ गया 3 - 1 2, ठीक है, -1 यहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो ये और ये गया, तो ये आ गया -1 -1 और 0। तो यहाँ से आ गया -4 + 1 -3 आ गया, ठीक है। तो अब हमें देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था, पर ये पॉजिटिव आ गया, बट ये नेगेटिव आ गया। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, हमने कहा था कि अगर नेगेटिव डेफिनेट होती ना, तो उसमें जो होता सब कुछ अल्टरनेटिव है, तो अल्टरनेटिव भी तो आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली द नेगेटिव डेफिनेट। और ये अल्टरनेटिव जो हम साइन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, तो अल्टरनेटिव साइन का मतलब इसलिए होता है कि भाई हमारे पास अगर 1/1 मैट्रिक्स है और उस 1/1 मैट्रिक्स की ए की आइगन वैल्यू है, तो वो नेगेटिव आ गई है, ठीक है ना, अगर 1/1 मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, तो अगर उसकी दोनों नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं, फर्स्ट वाली जो है λ1 वो भी नेगेटिव है, सेकंड वाली भी नेगेटिव है, तो हमें पता है कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा दोनों का। और 2/2 मैट्रिक्स है, अगर प्रोडक्ट ले हम आइगन वैल्यूज का, तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब 3/3 मैट्रिक्स है, उसमें आइगन वैल्यू 3 होंगी, तो अगर तीनों ही नेगेटिव हैं, माइनस दिस, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव आ गया। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है, और स्ट्रिक्टली है, इक्वल टू 0 कहीं नहीं आ रहा है, राइट। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव डेफिनेट है। तो ऐसे हम बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकते हैं, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और जो काफी यूज होगा हमारा आगे, वो है इल कंडीशन सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इल कंडीशन का क्या मतलब है। तो जैसे हमने ये नाम दिया इल कंडीशन, इल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे ये है डेफिनेशन, एन इल कंडीशन लीनियर सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम है, इसको कहेंगे इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर स्मॉल चेंज इन द इनपुट, ठीक है ना। तो स्मॉल चेंज इन द इनपुट, अगर हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं इनपुट में, तो क्या होगा, इनपुट कौन सी है, एक्स। अच्छा, इनपुट में तो हम, इनपुट मतलब ये एक्स तो रिजल्ट है, आउटपुट है, इनपुट है ए और बी। अगर हम इनमें स्मॉल चेंज करें, तो लिखा हुआ देखो कोफिशिएंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर राइट हैंड साइड वैल्यू that leads to the large change in the solution. So this makes the numerical computation unstable and prone to the large error. तो इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम कहते हैं इल कंडीशन सिस्टम,
कि हमने थोड़ा सा चेंज किया और एकदम सोल्यूशन जो है उसका बहुत बड़ा चेंज आ गया सोल्यूशन में। ठीक है, तो ए सिस्टम इज इल कंडीशन इफ द कंडीशन नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हम डिफाइन करेंगे कि कंडीशन नंबर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम डिनोट कापा ए से डिनोट करते हैं, इज लार्ज एंड इज गिवन बाय दिस वन। तो ये तो हमारा एक नॉर्म है, उसके अंदर हमने उस कैटेगरी के अंदर हमने लिखा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये रेशो दे रही है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाय द लोवेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यू है ये, तो जस्ट ये मॉडुलस वैल्यू है, तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ये चीज हमें देखना है कि ये कहां से आएगी, कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इल कंडीशन लीनियर सिस्टम में हमने बता दिया, तो अब देखना है कि वो कंडीशन नंबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है असली। तो अगर डेफिनेशन पे जाएं हम, तो एक कंडीशन नंबर जो होगा वो ये ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो कंडीशन नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द नॉर्म ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है ना, तो दोनों का नॉर्म आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, उसको हम कंडीशन नंबर बोलते हैं। तो अगर कंडीशन नंबर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो लार्ज है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इल कंडीशन, और उसमें जो होता है मींस न्यूमेरिकल एरर इन कंप्यूटेशन कैन लीड टू ए लार्ज डेविएशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि जो कंडीशन नंबर है वो लार्ज अगर है तो वो इल कंडीशन है, स्मॉल है तो वो सही है, वेल कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये क्योंकि लार्ज और स्मॉल तो है, ये तो रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो हमें देखना है कि भाई कब हम कहें कि वो लार्ज है और कब हम कहें कि वो स्मॉल है। तो देखिए पहला काम तो ये है कि कंडीशन नंबर अगर 1 होगा देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द वेल कंडीशन। और वो कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसका कंडीशन नंबर 1 होगा, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पर, तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो अगर हम इसका कंडीशन नंबर लेना चाहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, आई को हम हमेशा ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो ए इंटू ए इनवर्स, राइट। और हमें पता है ये आई होगा, तो अगर हमारे पास ए इनवर्स ले रहे हैं और कोई, चलो कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, आई ले लेता हूं क्योंकि ये तो हमेशा ही होगा। तो मैं अगर कंडीशन नंबर मैट्रिक्स का ले रहा हूं आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका जो कंडीशन नंबर होता है वो 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर ऑफ द मैट्रिक्स आई इज ऑलवेज 1, तो ये 1 आ गया। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड वेल कंडीशन। अब देखिए दूसरी क्वांटिटी आ गई, अगर कंडीशन नंबर ऑफ द मैट्रिक्स 100 से 1000 के बीच में लाई करे, तब हम कहते हैं कि जो के ए जो कंडीशन नंबर है इज मॉडरेटली लार्ज, मतलब थोड़ा सा लार्ज है, एंड देयर मे बी सम न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी, हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। बट अगर कंडीशन नंबर 10⁶ से भी बड़ा हो गया, देन द मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड वेरी इल कंडीशन, और जो सिस्टम होगा न्यूमेरिकल सिस्टम होगा, सोल्यूशन होगा, वो अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे हमेशा चेक करते रहते हैं कि भैया जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास वो इल कंडीशन ना हो, क्योंकि इल कंडीशन पे हमें काफी ध्यान देना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि भैया क्या सेंसिटिविटी, ठीक है ना, तो हाई कंडीशन नंबर मींस चेंज इन बी लीड्स टू ए लार्ज चेंज इन एक्स, और अगर कंडीशन नंबर प्रिसीजन जो हमारे कंप्यूटर का होता है उससे बड़ा है, देन द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बिकम्स हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये डबल प्रिसीजन जो होता है ना हमारे कंप्यूटर का, वो है ये। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स अगर कंडीशन नंबर द मैट्रिक्स 10⁶ से बढ़ा जाए तो उसको प्रोबेबिलिस्टिक माना जाता है, और इन हाईली सेंसिटिव एप्लीकेशन अगर वो 1000 से बड़ा है
then it might be too large. तो ये चीज है, इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है। अगर हम उसको कहें कि जैसे मैं ये एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज आई टेक वन मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, इसमें मैंने वैल्यू ले ली 1.2 1.1, ठीक है, या 2.1 ले लिया, चलो 2.1, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको 1 2, ये कर दिया मैंने। या चलो एक पॉइंट पे ले लेते हैं इसको, ये 1। अब ये जो ए है, ये हमारी जो मैट्रिक्स है, अब मैं इसको सोल्व करूं तो हमारे पास क्या आएगा। सपोज मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम ले रहा हूं मैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी मैंने ले लिया 3.1 और 3। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का जो है इसको सोल्व किया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो मैट्रिक्स ए है, दिस इज नॉन सिंगुलर, और अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन जो है x इक्वल टू 1 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। बट अब मैं क्या करता हूं, सपोज a को थोड़ा चेंज कर देता हूं, सो आई टेक द स्मॉल चेंज इन a, क्योंकि हमने कहा था मैट्रिक्स a में चेंज कर सकते हैं या b में चेंज कर सकते हैं। अब मैंने ए में चेंज किया और मैंने मैट्रिक्स को थोड़ा सा कन्वर्ट करके उसको नाम दे देता हूं मैं टिल्डा से, और मैंने क्या किया, उसको 1 2 1 2 ऐसे बना दिया। देखो स्मॉल चेंज किया मैंने, 2.1 से मैंने 2 बना दिया, बस हल्का सा। अब इस केस में क्या हो गया कि जो हमारा सिस्टम बन गया, अब ये इज इक्वल टू बी, अब ये जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट सॉल्वेबल। इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो मैट्रिक्स बन गई है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। तो अब इस केस में क्या हुआ, हल्का सा मैंने चेंज किया और देखो कितना बड़ा चेंज आ गया कि सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है ये इल कंडीशन मैट्रिक्स है, और इसका हम निकालेंगे कंडीशन नंबर निकालेंगे, तो हम चेक करेंगे कि कंडीशन नंबर जो है वो काफी हाई आएगा इसका कंडीशन नंबर। तो ये तो हमने चेंज कर दिया ए में, ऐसी मैं बी में भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए में ही चेंज करूंगा और हो जाएगा। सपोज मैंने बी में चेंज कर दिया, अब यही फिर हमारे पास जो सिस्टम है, सपोज यही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सपोज मैंने ये ले लिया और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इसको चेंज करूँ तो ये बन जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस 2y। अब 1 1 ना लेके मैं इसको ऐसा करता हूँ, 0 बना देता हूँ या 3.1 कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। 3.1 इस केस में, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि सोल्यूशन तो आ जाएगा। नहीं, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे चेंज करता हूँ, ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये सिस्टम तो चलो ठीक है, ये बन गया हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं इसको बनाता हूँ
कोई दूसरा सिस्टम बनाता हूँ। ये बनाता हूँ मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मैंने किया फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है 2/2, और मैंने इसको सोल्व किया तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 आ गई। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। अब मैंने क्या किया, इसी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 की जगह मैंने लिख दिया 9.8, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट बन गया। तो इस टाइप के जो सिस्टम होंगे, हम कहेंगे कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द लीनियर सिस्टम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है हमें इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी। तो अब क्या करना है हमें कि दो हमारे पास चीजें आ गई कि हमारे पास जो एक सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, वो चेक करना है कि जो हमारे पास जो सिस्टम है वो सेंसिटिव है कि नहीं है, सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन ए और सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन। तो ये हमारी इनपुट्स होंगी और एक्स जो है हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम चेक करेंगे और इसका एक्सप्रेशन जो है वो हम यूज करेंगे। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैट्रिसेस जो हैं उनका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उनका नॉर्म निकालना पड़ेगा। नॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो कंडीशन नंबर है, नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। उसको हम कापा से लिख रहे हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं कंडीशन नंबर ऑफ ए, और उसकी डेफिनेशन होती है ठीक है ना। अब ये जो नॉर्म्स है मैट्रिक्स के, ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 नॉर्म हो सकता है, 2 नॉर्म हो सकता है, ठीक है, स्पेक्टर नॉर्म हो सकता है, कोई भी नॉर्म हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग नॉर्म्स ले सकते हैं। तो अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, 2.1, 1.8, 6.2, 5.3, ठीक है, उसको मैंने एक सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, और वो हमने लिख दिया इक्वल टू 2.1 और 6.2, ये आ गया। तो अब क्या करना है, हमें कंडीशन नंबर निकालना है मैट्रिक्स का। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मुझे कंडीशन नंबर निकालना है, तो कापा ए निकालना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में कंडीशन नंबर निकाल रहा हूँ। अगर मुझे कहा गया कि इसका कंडीशन नंबर निकालो यूजिंग स्पेक्ट्रल नॉर्म, तो स्पेक्ट्रल नॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्पेक्ट्रल नॉर्म लेना पड़ेगा, उसको 2 नॉर्म्स भी कहते हैं हम, और ए इनवर्स का भी 2 नॉर्म्स लेना पड़ेगा। और स्पेक्ट्रल नॉर्म्स क्या होते हैं, वो रिलेटेड टू आइगन वैल्यू होते हैं। तो अगर हमें देखें, हमने ऊपर डेफिनेशन डिफाइन की थी, तो ये जो कापा है ये बन जाएगा मैक्सिमम आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू तो चलो एक नंबर है, तो हम मॉडुलस वैल्यू ले सकते हैं और मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यूज है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो आइगन वैल्यूज हैं और लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम इसकी वो स्पेक्ट्रल रेडियस है, इसका मैक्सिमम आइगन वैल्यू जो होगी वो ए इनवर्स है, तो वो लैम्डा की मिनिमम आइगन वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो आइगन वैल्यूज हैं
ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू जो 1 बाय ऑफ ए, तो उनका इन्वर्स होती है वो। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं ये, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो ये आ रही है इसकी ए की मैट्रिक्स की ना, 74.179। एक तो ये आई है, इसको लैम्डा 1 लिख देता हूँ और लैम्डा 2 लिख देता हूँ 0.00001,213। ये आइगन वैल्यूज आई हैं। तो अगर हम इसको 74.17 को इससे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2472.73। ये कंडीशन नंबर ये आ गया। तो अगर कंडीशन नंबर हमने पता था कि अगर वो 100 से 1000 के बीच में कहें तो मॉडरेट है, अगर उससे ऊपर कहें तो हम कहेंगे कि हाई कंडीशन नंबर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन नंबर इज हाई, ये कंडीशन नंबर जो है हमारा हाई हो गया। ठीक है ना। तो यहां से हमने कंडीशन नंबर निकाल ली। ऐसे मैं कोई और एग्जांपल ले सकता हूं, उसमें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, चलो ये ले लेता हूं, ए इज इक्वल टू 149 और 91625 ये ले लिया मैंने। ठीक है। तो अगर मैं इसका कंडीशन नंबर निकालना चाहता हूं तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका कंडीशन नंबर निकालना है मुझे यूजिंग द जो मैक्सिमम रो सम है, रो सम मतलब इन्फिनिटी नॉर्म। जो 1 नॉर्म था वो कॉलम सम था मैक्सिमम, और इन्फिनिटी नॉर्म जो है वो मैक्सिमम रो सम। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रो सम लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। अब मैक्सिमम रो सम तो देखो कितना आएगा, 25, 16, 25, 50 आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम रो सम है वो तो 50 आ गया। हमने अब ए इनवर्स निकाल लिया, तो ए इनवर्स जो है हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो हमें प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो अगर हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं तो इस केस में तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17/8। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक आएगा। 56/8 और 7/8 -44/8। ठीक है। यहाँ पर आ गया -20/8 और यहाँ पर भी आ जाएगा -20/8। और ए इनवर्स जो हमने मैक्सिमम लिया वो हमें मिल गया 15 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से 24, ये फर्स्ट वाली से सेकंड वाली से आ जाएगा 56 + 44 + 20 तो 120, तो 15, हाँ 15 आ गया। तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो कंडीशन नंबर जो मैट्रिक्स का है वो आ जाएगा 50 × 15, 750। ठीक है। तो दैट इज द कापा ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस केस में हम मॉडरेट है, ये मतलब इट इज 100 से 1000 के बीच में है। तो हम इसको कहेंगे कि जो हमारा जो वो आया है, ये कंडीशन नंबर आया है, ये मॉडरेट वैल्यू का कंडीशन नंबर है। तो ये ना हम ज़्यादा ज़्यादा बोल रहे हैं ना कम बोल रहे हैं। तो इससे मतलब हो सकता है कि थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ सकती है कैलकुलेशन में, बट अदरवाइज जो है वो सही है, मतलब इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके। तो आज हमने जो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स डिस्कस की, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स डिस्कस की और इल कंडीशन मैट्रिक्स डिस्कस की, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं। और ये एरर एस्टिमेट्स, जो कन्वर्जेंस देखते हैं हम,
उसमें काफ़ी यूज़ होंगी और आगे आगे भी इसको यूज़ करेंगे। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।